नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं द ब्यूटी कैनवस विद डॉक्टर हिताशा पाटिल। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ पे, हमारे स्किन पे, हमारे बालों पे असर करते हैं। वो पोल्यूशन हो सकता है, वो हमारी लाइफस्टाइल हो सकते हैं, लेकिन इससे हमारी स्किन पर, हमारी हेल्थ पर असर तो ज़रूर होता है। और ऐसे में अक्सर हम ये देखते हैं कि एक सर्टन एज के बाद हमें हेयर लॉस का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले इस हेयर लॉस की प्रॉब्लम के बारे में और किस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट इसका एक सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में। और हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हिताशा पाटिल, जो कि है फाउंडर एंड चीफ कंसल्टेंट एट डॉक्टर हिताशा स्किन क्लिनिक। तो अगर आज मैं बात करूं तो हम हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा ही मैंने आपसे कहा कि लाइफस्टाइल ये फैक्टर बहुत मैटर करता है या पोल्यूशन ये फैक्टर बहुत मैटर करता है, तो हेयर लॉस होने का मुख्य कारण, मेन रीज़न आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है? हेयर लॉस बहुत तरीके के हेयर लॉस होते हैं। हेयर लॉस के भी टाइप्स होते हैं कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं या फिर आप बीमार थे, पिछले 2-3 महीने में आप एडमिट हुए थे, या फिर अभी जैसे हीट वेव चल रहा है आपको ऐसा कुछ हुआ था, या कोविड के टाइम जो लोग बीमार हुए थे, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है और जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को मिलता है, स्किन और हेयर को नहीं मिलता। दैट इज़ नोन एज टिलिजियम एफ्लुएम, जो स्ट्रेस और बीमारियों के कारण होता है। दैट इज़ वन टाइप ऑफ हेयर फॉल जो कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। बहुत बाल जाते हैं बट वो वापस आ जाते हैं। थर्ड इज पोस्टपार्टम, वो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड ही होता है, बट बिकॉज ये प्रेग्नेंट लेडीज में दिखता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो इसको पोस्टपार्टम हेयर फॉल बोलते हैं। देन देयर इज अ वेरी फेमस काइंड ऑफ हेयर फॉल या हेयर लॉस जो लड़कों में दिखता है, जो फ्रंट से उनका हेयर लाइन पीछे जाता है, बीच से उनका जो बाल चला जाता है, दैट इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। सो ये मेल पैटर्न भी होता है, फीमेल पैटर्न भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स में ही होगा, फीमेल्स में भी होता है। सो ये जेनेटिक होता है। इफ योर फादर या फिर आपके इवन अंकल या मामा को है फैमिली में, सो मोस्ट प्रोबेबली इन मेल्स यू विल गेट इट। अगर फीमेल है, फीमेल को दोनों तरीके से आ सकता है, मम्मी से भी एंड डैड से भी। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, एंड इसके हिसाब से फिर हम लोग ट्रीटमेंट से डिसाइड करते हैं। ओके, इसमें मुझे एक चीज़ आपसे एडिशनली पूछने की, आपने कहा कि कई बार स्ट्रेस की वजह से, कई बार हार्मोन्स की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो क्या हम जो लेडीज़ में टिपिकल एक चीज़ देखते हैं पीसीओडी में या फिर उसमें भी आप ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स देखती हैं? यस, थायराइड एंड पीसीओएस, बोथ ऑफ दीज शो अ लॉट ऑफ हेयर फॉल। ओके, थायराइड में ड्राई भी हो जाता है स्किन, बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, नेल्स ड्राई हो जाते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। एंड पीसीओएस बिकॉज इट इज़ लाइफस्टाइल एसोसिएटेड, पीरियड्स इरेगुलर है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, तो यस, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ओके, सो जनरली इसे ट्रीट करते वक्त क्या हम सिर्फ मेडिकेशंस का सहारा शुरुआत में लेते हैं या फिर डाइटरी चेंजेस बताते हैं, या फिर आप एनालाइज करती हैं एंड देन आप हेयर ट्रांसप्लांट एज अ सोल्यूशन बताती है? सो सी, अगर आपका हेयर फॉल स्ट्रेस के वजह से है, जो हम हिस्ट्री में वी पॉइंट आउट कि हाँ मे बी ये स्ट्रेस के वजह से हो रहा है। इट कैन बी मल्टीफैक्टोरियल ऑल्सो, कि आपकी प्रेगनेंसी हुई, अब आपकी नींद नहीं हो रही है, बेबी बहुत छोटा है, पोस्टपार्टम हेयर फॉल हो रहा है, पर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, मे बी योर वर्किंग ऑल्सो, मे बी आपने इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया है, आपको यू कैन नॉट टेक दैट टाइम, आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, आपने ज्वाइन कर लिया है, उसका एक्स्ट्रा स्ट्रेस है। और फिर अगर सपोज किसी को थायराइड है या फिर पीसीओएस है, तो हमको रूट कॉज पहले ट्रीट करना होता है। अगर मैंने रूट कॉज ट्रीट नहीं किया एंड मैंने सिर्फ उनको कुछ दवाइयाँ दे दी, तो कुछ दिनों के लिए हेयर फॉल रुक जाएगा, थोड़ा उनको अच्छा लगेगा, बट बिकॉज द रूट कॉज इज स्टिल देयर, वो गोल घूम के फिर से होने ही वाला है 6-7 महीने में। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट है, दैट इज़ द एंड स्टेज, कि अभी जो हेयर रूट है वो बचा ही नहीं है। जो आपका सपोज इट इज़ अ फार्म, तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे अगर पीसीओएस रिलेटेड है, थायराइड रिलेटेड है, स्ट्रेस रिलेटेड है, तो वो प्लांट्स थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, आप उसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हो, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। बट हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे स्टेज में करना होता है जहाँ पे रूट ही नहीं है, जहाँ प्लांट ही नहीं है, तो आप उसमें नया प्लांट डालोगे। सो दैट इज़ व्हेन यू डू हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। सो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फिर आप डिसाइड कैसे करती है दैट ही और शी इज़ अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट? क्या कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जिससे डिटरमिन किया जाता है? सो सबसे पहले तो अगर आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसके ग्रेड्स होते हैं, उसके स्टेजेस होते हैं 1, 2, 3, 4। सो 2 और 3 में
में फिर भी हम लोग थोड़ा उसको मैनेज कर सकते हैं, बट 3 ऑनवर्ड्स, 3, 4, 5, 6 बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब आपका हेयर लाइन बहुत पीछे है, यहाँ पे बिल्कुल भी बाल नहीं है। फॉर फीमेल्स आपका जो हम लोग भांग निकालते हैं जिसको बोलते हैं, पार्टीशन, हाँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, एंड पीपल, एनीबडी डजंट वांट टू लुक नॉट गुड। right. सो दैट इज हाउ वी डिटरमाइन कि ठीक है, अभी यहाँ पे बिल्कुल भी हेयर का फॉलिकल नहीं है, कुछ भी हम बचा नहीं सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम लोग विदाउट अ रूट वी कैन नॉट, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको अच्छा नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज व्हेन वी गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। बट हाँ, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो हमको करने होते हैं, स्पेशली इन समवन हु इज 30 एंड अबव। आपको डायबिटीज है क्या, डायबिटीज हो तो कंट्रोल्ड है क्या, थायराइड है क्या, बीपी का कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसी सारी चीज़ों में अगर आपका सपोज किसी किसी को तो पता भी नहीं होता कि उनको शुगर है या फिर डायबिटीज है या फिर वो प्री डायबिटिक है, उनको ये टेस्ट करने के बाद पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग कर सकते हैं, बट इट शुड बी कंट्रोल्ड एंड यू शुड बी अंडर सम मेडिकेशन, या फिर आपको वो नॉर्मल रेंज में लाके फिर आप कर सकते हो। ओके, सो आर देयर एनी टाइप्स फॉर ट्रांसप्लांट? मतलब कोई अलग टाइप का होता है, मतलब फॉर फीमेल्स अलग टाइप है या मेल्स के लिए अलग ट्रांसप्लांट होता है, या फिर एक यूनिवर्सल एक बना हुआ है? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट का जो तरीका है करने का दैट इज द सेम, बट जो अप्रोच होता है मेल और फीमेल के लिए वो डिफरेंट होता है। तो अगर कोई मेल है, सपोज द मेल इज यंग 25-26, बट मे बी दे आर इन एन इंडस्ट्री, जैसे एक्टर है, मॉडल है, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव सच अ हेयर लाइन, उनको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो हम लोग उनका हेयर लाइन वैसे डिज़ाइन करते हैं जो यंग हो, जो अगर एज के साथ साथ नेचुरली भी थोड़ा पीछे जाता है, तो अगर वो पीछे भी जाता है तभी भी वो ठीक लगे। बट इफ़ देयर इज समवन हु इज़ लाइक 45-50 अबव, तो मैं उनका हेयर लाइन ऐसा बिल्कुल गोल नहीं कर सकती और एकदम आगे नहीं कर सकती, इट विल लुक वेरी वियर्ड। सो अकॉर्डिंग टू योर फेस टाइप, आपका फेस का एंगल कैसा है, फेस का शेप कैसा है, आपकी एज क्या है, और आपके अच्छे वाइबल हेयर भी कितने हैं। हम लोग मोस्टली हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे से बाल निकालते हैं, तो क्या वहाँ पे भी बाल आपका अच्छा है, कितनी डेंसिटी है, वो फॉलिकल्स जो हम निकाल रहे हैं वो अच्छे हैं क्या, उसके हिसाब से फिर हम लोग करते हैं। फीमेल्स में मोस्टली फीमेल्स का ऐसा होता है कि यहाँ पे उनको ट्रांसप्लांट करने होते हैं, तो हम लोग बीच बीच में करते हैं, पूरा नहीं करते, बीच बीच में करते हैं। अगर किसी का हेयरलाइन बहुत ही पीछे है तो हम लोग थोड़ा उनका गोल हेयरलाइन बनाते हैं। लड़कों में थोड़ा स्क्वायरिश हेयरलाइन होता है ताकि उनको फेमिनिन लुक ना मिले, और लड़कियों में स्क्वायर नहीं कर सकते ताकि उनको मैस्कुलिन लुक ना मिले। सो दैट इज हाउ द अप्रोच इज। ओके, सो आप पहले उनसे बात करते हैं, Yes. आप उनको बस आप बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते भी हैं कि ये कैसे दिखेगा, क्या यस। तो अभी बिकॉज AI है, बहुत सारे ऐसे एप्स भी है जहाँ पे आप हेयरलाइन रख सकते हैं उनकी फोटो पे, एंड दे कैन इमेजिन कि वो कैसे दिखेंगे। वो हो सकता है, हम लोग मार्किंग वगैरह भी करके बताते हैं, तो मोस्टली उनको पता चल जाता है। और हमारे जो पिछले पेशेंट्स थे, हम उनके भी पिक्चर्स दिखाते हैं, तो उनको आइडिया आ जाता है कि वो कैसा दिखेगा। मैं मेरे डैड की दिखाती हूँ मेरे डैड ने भी किया हुआ है ट्रांसप्लांट, सो ही इज़ वेरी हैप्पी। तो मैं तो उनका ही दिखाती हूँ कि भाई मैंने मेरे डैड का कराया है, तो व्हाई कांट यू डू इट। सो अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूँ तो क्या ऐसा होता है कि एक बार अगर हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो फिर अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा, सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, कोई एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा? सो जो हेयर ट्रांसप्लांट है, जब हम इमिडिएटली करते हैं उसका थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो रूट्स हैं, जो जिंदा रूट्स हैं, जो वायबल हैं, वो निकाल के हम लोग कहीं और प्लांट कर रहे हैं। हम लोग पहले उसमें थोड़े से छोटे छोटे होल्स करते हैं, जैसे कि सॉइल में किए जाते हैं सीड डालने के लिए, वैसे ही सीड वो रूट डालने के लिए हम लोग करते हैं और उसमें वो डाला जाता है। सो मेनली जैसे आज आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है, क्योंकि हम लोग वो अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, तो वो जब उतरता है तो फेस पे थोड़ा स्वेलिंग आ सकता है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 हफ्ते का आप आपकी जॉब से छुट्टी ले लीजिए, ताकि वो मसाजिंग टेक्निक्स हम बताते हैं, वो फ्लूइड निकल जाता है बॉडी से, बट येस इट डजंट लुक गुड फॉर 2 to 3 days। देन यू कैन नॉट रब यहाँ पे, क्योंकि वो डाला हुआ है, आप उसको रब करोगे तो वो निकल जाएगा, फिर आपका जो लुक चाहिए या फिर द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स दैट यू हैव दे विल डिक्रीज, डेंसिटी कम आएगा, तो वो आपके लिए ही, आपका ही लुक अच्छा नहीं आएगा उसमें, और रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट वेयर कैप्स, जो नॉर्मल कैप्स आती हैं वो नहीं पहन सकते, जो सर्जिकल कैप्स आती हैं ब्लू कलर की, थोड़ी ढीली होती हैं, वो पहननी होती हैं। देन कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे आप डस्ट में बहुत नहीं जा सकते कहीं, अगर आपके घर का काम चल रहा है,
मे बी फर्नीचर का या फिर कुछ सीमेंट का काम चल रहा है, वहाँ आप नहीं जा सकते, ताकि आपको उससे कोई एलर्जीज ना हो या इन्फेक्शंस ना हो। एंड देन देर इज़ वन मोर थिंग कि अगर आप जिम करते हो रेगुलरली, सो वी टेल यू कि टू नॉट जिम, या फिर सिर्फ कार्डियो कीजिए, वेट्स वगैरह मत उठाइए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि सपोज लग गया, कोई इंस्ट्रूमेंट लग गया, किसी का हाथ लग गया और निकल गए ग्राफ्ट्स, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फॉर 2 to 3 weeks देर इज़ सर्टन लिमिटेशंस दैट यू हैव टू डू। एंड क्योंकि हमने वो ग्राफ्ट्स डाले हैं तो वहाँ पे हीलिंग होती है नॉर्मल, जैसे नेचुरली अगर आपको लग गया तो कैसा हील होता है, स्कैब आता है, वैसे वहाँ पे भी स्कैब्स आते हैं, उसको भी थोड़ा सलाइन वाटर से गीला करके रखना पड़ता है। सो थोड़ा 2 से 3 हफ्ता थोड़ा एक्सटेंसिव केयर करनी पड़ती है, बट द रिजल्ट्स दैट यू हैव दोज आर फॉर 10 to 15 years। तो ये 3 हफ्ते का थोड़ा सा आप, आई थिंक कि वो जो गिव एंड टेक है वो रेशियो बहुत कम है, सो वो लोग कर ही सकते हैं। नहीं, मतलब 3 हफ्ते का अगर प्रिकॉशन आपको बाद में कुछ अच्छा रिजल्ट दे रहा है, या बट हाँ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। Yes. सर्टेन रूटीन है, उसे फॉलो करना पड़ता है। पर जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं ना, तो कई बार बहुत सारे मिथ्स हैं जो ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे ब्रेन को खतरा हो सकता है। ऐसे फैक्ट्स हैं, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने से डरते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। सो क्या ये सच है कि कुछ रिस्क इसमें इन्वॉल्व मतलब है नहीं है? तो अगर आप ये देखोगे तो ये सर्जरी ही है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी। सो सबसे पहले ये है कि आप जिसके पास जा रहे हो आपको उसके क्रेडेंशियल्स पता होने चाहिए। वो डर्मेट होने चाहिए या तो वो प्लास्टिक सर्जन होने चाहिए हु आर सपोज टू डू दी सर्जरीज। उनका जो सेटअप है वो अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर ओटी होनी चाहिए अगर सपोज कुछ इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग दे आर ओके, सब कुछ हो जाता है, बट जैसे वो टेबल पे आते हैं वैसे एंजाइटी होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पैल्पिटेशंस होने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट क्लिनिक और हॉस्पिटल शुड अकोमोडेट योर नीड्स, कि अगर कुछ हो जाए तो वो उसका केयर कर सके। सो दीज 2 थिंग्स आर देयर जो रिस्क फैक्टर में आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इन एन एक्सपीरियंस्ड हैंड मोस्टली रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है कि आपको अगर वही है एंजाइटी अगर हो रही है, ब्लड प्रेशर वगैरह किसी किसी का बढ़ जाता है, बाकी तो ऐसा कोई रिस्क है नहीं। क्लिनिकली अगर देखा जाए तो ऐसा कोई रिस्क है नहीं। ओके, अभी हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात तो कर रहे हैं, हम आपसे सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा एक एपिसोड होता है दिस इज़ अबाउट कि हम लोगों को अवेयर करें उनकी स्किन के बारे में, उनके बालों के बारे में, और किस तरह से वो ख्याल रखें अपनी स्किन का या बालों का, उसके बारे में। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको जेनेटिकली हो रहा है तो वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या फिर न्यूट्रिशन कम उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो कौन सी मतलब क्विक टिप कौन सी है जो आप एक देना चाहेंगे कि अगर आपका हेयर फॉल शुरू हो गया है तो आप कुछ चीज़ें ये कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में चेंजेस कर सकते हैं या कुछ ऐसे जिससे सबको फायदा हो सके? सो प्रोटीन रिच डाइट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू फॉर गुड हेयर एंड स्किन बोथ। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, स्पेशली इंडियंस में प्रोटीन डेफिशिएंट हमारा डाइट है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट सोर्सेज तो है ही जो आप ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो। बाकी अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सत्तू ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, टोफू पनीर ले सकते हो, जो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपका मीट करेगा। बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि नहीं मैं प्रोटीन पाउडर नहीं लूँगी, मैं प्रोटीन पाउडर नहीं लूँगा, इसमें ख़राब होता है। नहीं, देर आर मेनी गुड ब्रांड्स नाउ जो प्लांट सोर्स भी देते हैं, एनिमल सोर्स भी देते हैं। तो आपके हिसाब से आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, यू कैन इंक्लूड अ प्रोटीन सप्लीमेंट। इवन फॉर लाइक प्रेग्नेंट मदर्स वो देते हैं आपको सप्लीमेंट खाने के लिए, क्योंकि उनको पता है डाइट में आप कितना भी इंक्लूड करो वो नहीं मीट होने वाला है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड नॉट हेजिटेट फ्रॉम गोइंग टू अ आर्टिफिशियल सोर्स। अभी तो शुगर फ्री सप्लीमेंट्स भी आने लगे हैं, यस, वीगन भी आते हैं। ओके, सो ये तो रही सप्लीमेंट्स की और इसके बाद, और कई बार हेयर लॉस से बचने के लिए या ट्रांसप्लांट नहीं हो मतलब उससे रोकने के लिए, उस स्टेज तक जाने के लिए लोग घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप कितना बैकअप देती है घरेलू नुस्खों को, कितना बैक करती है? हाँ, सो ऑयल्स अगर आप लगाते हैं या फिर कुछ आप डीप कंडीशनर्स, कुछ आप पैक लगा रहे हो, तो उससे सिर्फ आपका हेयर स्ट्रैंड
का कंडीशनिंग होगा और वो अच्छे दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे। बट एज सच अगर आपका हार्मोनल इंड्यूस हेयर फॉल है या फिर स्ट्रेस या फिर न्यूट्रिशनल इंड्यूस या फिर पीसीओएस थायराइड है, तो आप ये सारी चीज़ों को जब तक करेक्ट नहीं करते हो, आप कितने भी नुस्खे कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो सोर्स जब तक पता नहीं चलता तब तक नुस्खे काम नहीं करेंगे। और सोर्स अगर पता करना है तो डर्मेट से बेहतर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें वही ऑप्शन सबसे पहले चुनना चाहिए। अब बात करते हैं फिर से एक बार हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो इसका अगर मैं ड्यूरेशन आपसे पूछूं, आपने जैसे कहा कि कई बार जॉब करने वाले लोग आपके पास आते हैं, कई बार बिजनेस करने वाले आते हैं, तो उन्हें एक सर्टेन ड्यूरेशन चाहिए होता है कि इतना टाइम लगेगा। सो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करूँ, टेस्ट हो गए या प्रोसीजर हो गई, तो कितना टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस? सो अगर आज आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं एंड यू वांट टू गो अहेड फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो हम उसी दिन मोस्टली बोल देते हैं कि आप आपके ब्लड रिपोर्ट करवा लीजिए, सो दैट वी नो कि कुछ रिस्क फैक्टर्स सर्जन्स के लिए भी होते हैं, जैसे HIV या फिर कुछ जो ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं, ऐसे कोई आपको डिजीजेस कंडीशंस ना हो, आपका जो शुगर लेवल्स है, जो आपके थायराइड या फिर ECG भी कराते हैं हम लोग, वो सब कुछ नॉर्मल है, ताकि OT के जो टेबल पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सो वी डू इट ऑन द सेम डे मोस्टली, नहीं तो 1 या 2 दिन बाद उसके रिपोर्ट्स आ जाते हैं 1-1.5 हफ्ते में। सो ये 1 हफ्ता हो गया जो गैप हो गया, एंड यू ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर इन दोज डेज कि हाँ भी करना है। अभी जो हेयर ट्रांसप्लांट है, इट डिपेंड्स ऑन द ग्राफ्ट्स। अगर बहुत छोटा एरिया है, 500-1000 ग्राफ्ट हैं, तो वो 3 से 4 घंटे में हो जाता है, 1 दिन का काम है। उसके बाद 2 हफ्ते का आपको मेंटेनेंस करना है। सो एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स इज़ द फुल प्रोसीजर। बट अगर आपके ग्राफ्ट्स आर मोर देन 3000, 3500 या उससे भी ज़्यादा, तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और जो सर्जन्स है, जो डॉक्टर्स है, वो 6-6, 8-8 घंटा खड़े रह के आपका पूरा ट्रांसप्लांट करते हैं। तो 2 दिन में हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर कोई ऐसा है जो आपको 4000 ग्राफ्ट 1 दिन में करके दे रहा है, तो एक तो उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है, एंड सेकंड आपको उतने ग्राफ्ट मिलेंगे नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इतना छोटा सा जो फॉलिकल है, अगर एक कोई इंसान डाल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा। सो या एटलीस्ट अगर सर्जरी होती है आज, तो और 2 हफ्ता, सो एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स तो आप पकड़ लो कि पूरे प्रोसेस में लग जाएगा। सो मेरे ख्याल से अगर किसी को ये चूज़ करना है तो उसे जितना जल्दी हो सके कंसल्ट करना है, सो दैट वो प्रोसीजर जो है वो डिफाइन हो जाए, और आप उसको बता भी सके कि अभी ज़रूरत नहीं है, लेट अस ट्राई दिस फर्स्ट एंड देन उसके बाद ये बहुत यंग मेल पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, डॉक्टर मेरा पीछे जा रहा है, मुझे डर लग रहा है, जबकि कुछ होता भी नहीं है। फिर उनको समझाना पड़ता है कि इट्स ओके, इट्स नेचुरल। आपका जो बचपन में जो आपका हेयर लाइन था वो अभी यंग अडल्ट में नहीं रहेगा, बट यू डोंट हैव एनीथिंग मेल पैटर्न बॉल्डनेस वगैरह नहीं है। सो अच्छी बात है कि पीपल नाउ अवेयर तो है, बट डर भी उतना ही है। सो हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब आपसे जानना चाहूँगी कौन सी टेक्निक्स होती है जिन्हें आप यूज़ करती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर? ओके, सो हेयर ट्रांसप्लांट के मोस्टली देर आर 2 वाइड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड। एक है स्ट्रिप मेथड और एक है FUE मेथड, विच इज़ फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड। सो स्ट्रिप मेथड में क्या होता है कि जो ये एरिया है, ऑक्सीपिटल बोलते हैं इसको, यहाँ से पूरा एक स्ट्रिप निकाला जाता है, एंड फिर ये जो स्ट्रिप से फिर हम हेयर निकालते हैं, फॉलिकल्स निकालते हैं, और जहाँ पे द रेसिपिएंट एरिया उसमें लगा देते हैं। सो इसमें एक स्कार दिखता है पीछे, एंड वहाँ पे बिकॉज स्कारिंग ऐसी हील हो तो वहाँ पे हेयर नहीं आता है। सो अभी ये थोड़ा करना बंद कर दिया है, क्योंकि पीपल डोंट वांट कि ठीक है सामने बाल है, पीछे तो गया ना सो उनको वैसा फील होता है। सो इसलिए अभी एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। मतलब हम आपका पूरा जो डोनर एरिया है उसको शेव कर देते हैं, एक डाई लगाते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे फॉलिकल्स हैं, फिर वो एक फॉलिकल निकाल के एक्सट्रैक्ट करके हम सामने लगाते हैं। सो दैट इज़ मोर फेमस, क्योंकि इसमें स्कारिंग नहीं होती है और पता नहीं चलता है कि किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। सो दिस इज़ मोर फेमस नाउ, FUE टेक्निक। ओके, सो अभी आप इसी को फॉलो कर? यस, मोस्टली। प्रोसीजर जहाँ हम लोग ये प्रोसीजर शब्द इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे इंजेक्शन या सीरीज इस्तेमाल होता है, तो डर अपने आप आ जाता है। यस, वो लाजमी है कि वो होता है। तो अगर आज के इस चर्चा को मैं अगर सार बोलूँ इसका, तो ये है कि हमें डाइट अच्छा रखना है, हमें प्रोटीन बेस्ड हमारा डाइट रखना है, इंटेक रखना है, एक्सरसाइज करना है, लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन करना है, और पहले कंसल्ट करना है जानने के लिए कि हेयर फॉल कौन सी स्टेज का है और उसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, एंड देन उसके बाद ट्रांसप्लांट हमारे पास ऑप्शन तो है। सो उसे फिर उस तरह से आगे ले जाए।
सो अगर ऐसा है कि आपका स्टेज उतना ज़्यादा नहीं है, ग्रेडिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, देर आर स्टिल प्रोसीजर्स दैट वी कैन डू, जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, पीआरपी या फिर मेसोथेरेपीज है, यू कैन स्टिल सेव योर हेयर, बट वो डिसाइड करने के लिए येस यू नीड अ डर्मैट। सो हमेशा हम हर एपिसोड में यही कहते हैं कि घरेलू नुस्खे काम करते हैं, पर तब जब आपको सोर्स पता हो उनका कि प्रॉब्लम क्या है, तब जाकर वो घरेलू नुस्खे जो है वो सोल्यूशन की तरह काम करते हैं। बाकी आज हमने डॉक्टर हिताशा से जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है और हेयर फॉल की कौन सी स्टेजेस होती है और ट्रांसप्लांट तक कैसे पहुंचा जाए, मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने आज इस एपिसोड में जानी। अगले हफ्ते एक और नए स्किन टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे, यही आपके अपने शो में, जिसका नाम है ब्यूटी कैनवस विद डॉक्टर हिताशा पाटिल। बाकी आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं इनकी सोशल मीडिया पर, और यूसीएन आपके लिए हर जगह अवेलेबल है। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। मैं हूं निकेतन।